आज शुरू कर रहे हैं विद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डले हुए तो पहले आप क्वेश्चन नंबर डाल लो। 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 डाल लो। 5 क्वेश्चंस हैं, नंबर डाल लो। शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। कहानी तो दे ही रखी है, कहानी आप पढ़ना। पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, पहला ए पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का। आर इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया आर आइसोटोनिक। हाँ जी, वो कह रहा है क्या यूरिया और नमक अगर दोनों मोलैरिटी की तो हैं, अगर हैं तो क्या वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक माने जाएंगे? अरे आना बोलो। नहीं, क्यों? क्योंकि NaCl जो दिख रहा है वो नहीं है, वो 1 मोलर नहीं है, वो 2 है। देखो आंसर लिखो, नो दे आर नॉट आइसोटोनिक। नो दे आर नॉट आइसोटोनिक because NaCl dissociate in water, because NaCl dissociate in water. Its solution has 2 molar solute. Its solution has 2 molar solute. Hence shows higher osmotic pressure. Its solution has 2 molar solute. Hence shows higher osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। 1 मोलर ग्लूकोज में तो ग्लूकोज 1 मोलर है, लेकिन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड में सॉल्यूट इज नॉट 1 मोलर। यूरिया 1 मोलर अगर है तो 1 ही रहेगा, पर सोडियम क्लोराइड में डबल मोल हो जाएंगे। बी पार्ट आ रहा है। When the pressure applied on the solution is slightly less than the osmotic pressure, the solvent rises slowly. When applied pressure is much higher, the solvent level decreases. Which of the following is correct? पहला, osmosis occur when pressure applied is less than osmotic pressure. बोलो, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, नई विजुलाइजेशन आता है एग्जाम में, डायग्राम, तभी तो सिखाते हैं डायग्राम बनाया करो, तभी तो सीख पाओगे। मान लो इस तरफ प्योर सॉल्वेंट है और इस तरफ सॉल्यूशन है। कायदे से पानी को कहां से कहां मूव करना चाहिए? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये मूवमेंट होनी चाहिए। यहां आपने लगा रखा है पिस्टन। अब आपको ए पार्ट में क्या कह रहा है वो बोलो। वो कह रहा है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है देन द अप्लाइड प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और पी एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया है वो कम है, तो क्या होगा? जवाब है वही होगा जो हो रहा था। क्या होगा? ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि पानी जाएगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस होगी अगर अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। हाँ सही बात है, यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। उल्टी गंगा तभी तो बहती है। जब आप जो प्रेशर अप्लाइड है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो फिर पानी रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। सही बात है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ओनली अपॉन सॉल्वेंट। चल झूठा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्वेंट से क्या मतलब है? रिवर्स ऑस्मोसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। गलत, डिपेंड करती है आपके सामने। रिवर्स ऑस्मोसिस तभी होगी जब एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यस, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर। सो दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ए आंसर है इसका। प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई थी, अपने आप ठीक कर लो। ए और बी सेम प्रिंट हो गए हैं। सो ए पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
कुछ लिखना है लिख लो, कोई डायग्राम बनाना है बना लो। अगर आप यहीं पे आके क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो फिर आप मूर्ख हो, आपको इस कोर्स का खास फायदा नहीं होगा। यही बात हम क्रैश कोर्स में भी एंट्रेंस के बोलते थे, अगर आप सीधा मुंह उठा के क्रैश कोर्स में आ जाओगे कोई फायदा नहीं होता, आपको क्वेश्चन पढ़ के आने हैं। अब आपने एक चैप्टर आज आपका लगभग खत्म हो जाएगा, पढ़ना सीख लो। एक चैप्टर काफी होता है समझ आने में कि मुझे कैसे चलना है टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द कोर्स। इसका मतलब ये है कि अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, मेरे पैकेज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर डालो, ताकि जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं तो आपको चीजें पहले से पता हो, ताकि आप रिवीजन कर सको। दूसरा, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दो 24 कैरेट के, आप एसेशन रीजनिंग शुरू कर दो। मैं तो पहले MIQ कराऊंगा, दैट इज अ ब्यूटीफुल टाइम। उस दौरान आप अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव करके रखो, एसेशन रीजनिंग करके रखो, रोज का काम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ताकि कुछ ना कुछ आप लगे हो। इसको असाइनमेंट की तरह लो, इसको अपने टेस्ट के तौर पे लो, पेंसिल से अपने आंसर मार्क कर लो। ये सारे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पढ़े हुए होने चाहिए थे। यहाँ पे पहली बार मत पढ़ो, जो लोग ये करते हैं उन्हें कभी भी अच्छे समझ में नहीं आता। यहाँ पे आके पढ़ के आओगे तो ज्यादा सीखोगे। चॉइस में क्वेश्चन है, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखो, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन amount of solute, not the nature of solute. Because it depend upon amount of solute, not the nature of solute. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे नहीं। आपने सॉल्यूट क्या लिया ये मैटर नहीं करता, आपने सॉल्यूट कौन सा लिया, कितना लिया ये मैटर करता है। आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जी। केस बेस्ड स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन की। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट KB और KF आपको कई लोगों का दे रखा है यहाँ पे, और टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है। पहला सवाल है, KF इज हायर देन KB बिकॉज। वो कहता है अक्सर जो KF है वो KB से ज्यादा होता है, क्यों? तो आपको याद है KF KB का फॉर्मूला है जो नॉर्मली अनटच्ड है, CBSE बोर्ड में कभी इस पे कुछ आया नहीं है। याद है फॉर्मूला? MAR, मैं उल्टा एक ही जगह सॉल्वेंट लिखता हूं, चलो, RT नॉट सॉल्वेंट स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000, और KF का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट R फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर देता हूं, चलो, और आसानी हो जाएगी। ऑब्वियसली ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया क्योंकि KF कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। यहां पे जवाब छुपा है, पहले ये उतारो, इस बात से आंसर छुपा हुआ है। वो कह रहा है अक्सर KF की वैल्यू KB से ज्यादा होती है। अभी देखते हैं, डाटा भी स्टडी करते हैं, पर मैं कह रहा हूं इसका जो आंसर है वो यहां छुपा हुआ है, इसी में आंसर है इसका। आपका टेस्ट तब होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 2 चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट होना है, जो रिवीजन सीरीज का टेस्ट चल रहे हैं। और जब 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है अभी आपका, तो इस समय का फायदा उठाओ, रिवीजन ध्यान से करो। सवाल दोबारा पढ़ेंगे उससे पहले डाटा देख लो। हाँ जी बताओ, पानी का KB कितना है? ऊपर देखो 0.52, देखो पानी का KF कितना है? 1.86। टेबल समझ में आ रही है? कुछ मिसप्रिंट लगे तो अपने आप पूरा कर लो। पहला वाला
कॉलम बॉइलिंग पॉइंट का है, दूसरा केबी का, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट का और चौथा केएफ का। दोबारा से, पानी का केबी कितना है 0.5 और केएफ कितना है 1.8, 3 गुना ज्यादा है। अब इसको इसको फील करो। इथेनॉल का केएफ, सॉरी केबी इज 1.2 एंड केएफ इज 1.9, केएफ बड़ा है। साइक्लोहेक्सेन का केबी 2.7, केएफ 20, 10 गुना ज्यादा है। बेंजीन 2.5, 5.12 डबल है। 3.16, 4.79 ज्यादा है। 5.03, 31.8, 6 गुना ज्यादा है। क्या सीखा? अक्सर केएफ की वैल्यू केवी से ज्यादा होती है। मैं कह रहा हूं इसमें आंसर है। वो आंसर इस तब आता है जब आपको थर्मोडायनेमिक ठीक से आता है, क्योंकि आंसर यहां से है, डेल्टा एच फ्यूजन एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच फ्यूजन इज वेरी हाई। उड़ाने के लिए हीट ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू पिघलाने के लिए हीट। व्हाट इज दिस डेल्टा एच वेपराइजेशन? कितनी एनर्जी चाहिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। फ्यूजन का मतलब होता है कितनी एनर्जी चाहिए पिघलाने के लिए सॉलिड से लिक्विड। आप किसी का भी डाटा देखो, गूगला लो, चेक कर लो डाटा, या कॉमन सेंस लगा लो। पिघलाने के लिए हीट कम चाहिए होती है, क्योंकि उड़ाने के लिए आप लिक्विड से गैस लेके जा रहे हो, जो कि एक बहुत ज्यादा शिफ्ट इन द फिजिकल स्टेट माना जाता है। सारी अट्रैक्शन तोड़ोगे तो गैस बनोगे। आप विचार करो, सॉलिड से लिक्विड बनते हो तो सारी अट्रैक्शन खत्म नहीं होती, कुछ ही अट्रैक्शन टूटती है। लेकिन जब आपको गैस बनाना हो तो हर प्रकार की अट्रैक्शन ब्रेक होगी, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी गैसियस स्टेट में जा पाओगे। कथा का सार, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज ऑलवेज मोर देन डेल्टा एच फ्यूजन। ये ज्यादा होगा तो केबी कम हो जाएगा, ये कम होता है इसलिए केएफ ज्यादा होता है। लिखो आंसर, देखो डेल्टा एच, इसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ जवाब तो वहां लिखा ही हुआ है, ए आंसर आ गया। डेल्टा एच फ्यूजन इज लेस देन डेल्टा एच वेपराइजेशन, लिखा ही हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर है इसका। सो डेल्टा एच का जो वेरिएशन है उसी का इंपैक्ट पड़ रहा है। पिघलाने के लिए हीट कम चाहिए होती है, उड़ाने के लिए हीट ज्यादा चाहिए होती है। डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो केबी कम हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन कम होता है इसलिए केएफ ज्यादा होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखा, कुछ फ्रेश सीखा। ये सोचा करो, समझा करो, इसको आगे रिवीजन में लेना। चॉइस में क्वेश्चन आ रहा है, एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। 45 ग्राम ग्लाइकॉल में 600 ग्राम पानी डाला, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, ब्यूटीफुल लाइफ है। आओ जी सीधा आंसर लगाते हैं। डेल्टा टीएफ निकालना है, फॉर्मूला हो गया के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 45, मोलर मास ऑफ ग्लाइकॉल वो भी क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में दिया है, 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा 2.25। यही पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम बेंजीन, डिप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगेन सीधा क्वेश्चन है, कोई बुद्धि वाला काम नहीं है, सब चीजें दे रखी हैं। डेल्टा टीएफ है 0.4, केएफ की वैल्यू दे रखी है 5.12, मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। ऐसे गा के लिखने की आदत डालो, तभी एग्जाम में गलती से बचोगे।
थर्ड पार्ट जो है वो ग्राफ बेस है, ग्राफ व्राफ बनाने नहीं आते जी, आपको ये समझना पड़ेगा, कोई हमें ग्राफ एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से ग्राफ बनाना होता है। और आज तक कभी वैसे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इनोवेटिव लगते हैं। मेरे को ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन, देखो मेरा बयास तो होगा, मैंने पहले भी कहा था मेरी झलक तो मिलेगी, मैं पर्सनली अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं ऐसा केस बेस्ड स्टडी देना पसंद करूंगा जिसमें टेबल है, ताकि बच्चा टेबल देखे, कुछ चीज़ों को समझे, जवाब दे। सो मैं ये नहीं मानता इसमें काफ़ी आएगा, बिकॉज ईआर जो बुक मैंने आपको बताई है उसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड बना रखे हैं ये वाले। सो इस ग्राफ को एग्जैक्ट ग्राफ की तरह मत ट्रीट करो, अप्रोक्सीमेशन वाला ग्राफ चाहिए, और एक भाव है, मतलब ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, बोर्ड में आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट थोड़ा आपका हाथ खुल जाएगा इससे, थोड़ा आपकी जो विजन है वो बढ़ेगा, सोचने का तरीका बढ़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फेवर करे हुए हैं। किस चीज़ का ग्राफ बनाना है, क्या कह रहा है, पढ़ो। वो कह रहा है जी आप फर्स्ट फोर सॉल्वेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के एफ लगाओ। फर्स्ट फोर सॉल्वेंट है आपके पानी, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ये 4 लोग हैं, और इनको मुझे के एफ के ऑर्डर में लगाना है। तो मैं यहाँ पे के एफ लूँगा, और आप चेक करो 1.8, 1.9, 20 और 5.18। तो मैं एक डिवीज़न मान लेता हूँ 5 की। आप देख रहे हो ये एप्टीट्यूड होता है, ये किसी जगह बाजार में खरीदने पे नहीं मिलेगा, ये आपकी समझ होती है, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टू वर्क। सो मैंने अपने आप से ऐसी एक रेंज मान ली, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, कोई आपको फुट्टे फुट्टे से नहीं बनाना, मतलब ये नहीं कि आपको कोई गैप मेजर करना है, अप्रोक्सीमेशन में चलना है। हाँ जी, कौन कौन सा सॉल्वेंट है आपका, सबसे कम के एफ किसका है, ऐसे शुरुआत करते हैं, चलो बोलो। सबसे कम के एफ है, सबसे कम के एफ है पानी का, कितना है 1.86, तो कहीं यहीं कहीं होगा वो तो। उसके बाद है इथेनॉल 1.99, वो भी इसके आसपास ही हो गया। उसके बाद है, अच्छा उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है, सॉरी, हाँ ठीक है, हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं, फिर हम बेंजीन पकड़ेंगे, पढ़ रहे हो, उसने कहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिर इसके बाद जो हायर वैल्यू आ रही है वो है 5, सो बेंजीन की वैल्यू 5 है, ये पकड़ लेते हैं। और फिर आ गया साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हुआ पड़ा है धमाल, जिसकी वैल्यू है 20। तभी कहा था आपका एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा, इससे और कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट को जोड़ दो, ये ग्राफ बन गया, बना लो। MIQ क्योंकि जल्दीबाजी में प्रिंट हो गई थी, तो मैं इसे बाइंड नहीं करा पाया था, आप हो सके तो इसे बाइंड करा लो जब आपको वक्त मिलता है MIQ को, नहीं तो पेज बिगड़ते जाएंगे इसके। थर्ड क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रिंटिंग हार्श है, क्योंकि कई बार ये बैकग्राउंड ब्लैक हो तो नज़र नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हुआ है इसने। इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, वो हो गया आपका NaCl, KCl, मैग्नीशियम सल्फेट और K2SO4। उसके बाद कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1 मोलर, 0.1 मोलल, और फिर है 0.01 मोलल,
फिर है कंसंट्रेशन आपकी 0.001 मोलल, और आखिरी में लिखा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको आयोटा दे रखा है, इन सब का आपको आयोटा दे रखा है। ये लिख लो, आप ठीक कर लो पहले अगर नजर नहीं आ रहा तो। इसका मतलब NaCl का आयोटा 0.1 पे कितना है, 1.87, 0.01 पे 1.94, 0.001 पे 1.97, और जब बहुत ज्यादा पानी डाल देता हूं, और जब बहुत ज्यादा पानी डाल दूंगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, आयोटा कितना आ जाएगा 2। ये टेबल है आपकी। पहला सवाल, वांट ऑफ फैक्टर K फॉर Fe6 का कितना होगा अगर ये मान लें कि वो सारा टूट गया है। बताओ जी, टूट के कितने आयन बनेंगे? 5 आंसर है। कौन से बोलो बोलो बोलो? 4 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, ऐसे बोलो, 4 पोटेशियम आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। हाँ जी। चॉइस में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन 0.001 मोलल सॉल्यूशन। आपको 6 इलेक्ट्रोलाइट दिखा रखे हैं और आपसे पूछा हुआ है कौन सबसे कम पानी में जाके टूटता है, एंड यू नो द आंसर। बोलो, आप नाम पढ़ो, आपको मिल जाएगा। नाम बोलो, नाम। एसिटिक एसिड, बी आंसर है। आपको पता है ये कौन है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बाकी देखो, सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, बाकी सारे आयनिक कंपाउंड है। आपको पता है, आपने इतने न्यूमेरिकल करे हैं वांट ऑफ फैक्टर के एसिटिक एसिड पे, एसिटिक एसिड का अल्फा 1%, 2%, 5% से ऊपर नहीं आता। तो ये कोई टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तजुर्बे के ऊपर है, एक्सपीरियंस है कि मैं जानता हूं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मुझे पता है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ज्ञान बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। लिखो, सोचने का तरीका लिखो, हवाबाजी छोड़ो। हाँ जी। अब सबके ब्रैकेट में टूटने के बाद कितने सोल्यूट बनेंगे मेरे साथ साथ लिखते जाओ, वहीं क्वेश्चन में लिख लो। NaCl ब्रैकेट में क्या लिखना है? 2, ग्लूकोज 1, KCl 2, यूरिया 1, मैग्नीशियम सल्फेट 2, पोटेशियम सल्फेट 3। मुबारक हो, पोटेशियम सल्फेट आंसर है। K2SO4 इसका आंसर है, क्योंकि पानी में डालने पे ये ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट में टूटता है। सॉल्यूट की संख्या ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। थर्ड, प्लॉट द ग्राफ ऑफ NaCl, KCl, मैग्नीशियम सल्फेट, K2SO4। अंडरलाइन करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। बॉक्स में लो 0.1 मोलर सॉल्यूशन, बॉक्स में लो 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मैं करूंगा, उसके बाद आप लिखोगे। अब मुझे ग्राफ बनाना है अल्फा के हिसाब से, तो पहले अल्फा निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं, मैं किसी फॉर्मूले को लगाने के फेवर में नहीं हूं। इसके साथ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, अल्फा और आयोटा में क्या फॉर्मूला है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसके लगाने के फेवर में नहीं हूं, मैं इक्वेशन लिखने के फेवर में हूं। मेरी जो पढ़ाई है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं इक्वेशन बेस करता हूं। करो फिर, क्या बचेगा आखिरी में? 1 - अल्फा, अल्फा थोड़े स्टेप बचा लेते हैं। बोलो जी, आयोटा क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा। आयोटा कितना है? 1.87। तो अल्फा कितना हो गया? 0.87। डोंट राइट, जस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग। दूसरा है आपका KCl, इसके अंदर भी आयोटा क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा, सेम ब्रेक होगा ना। हाँ जी, आयोटा कितना है इसका? 1.85, अल्फा आ गया 0.85। फिर आया मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी तो ऐसे ही टूटेगा,
एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट, इसमें भी आयोटा क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, आयोटा है इसका 1.21, अल्फा आ गया 0.21, इसका मतलब ये कम टूटता है। लास्ट आ गया पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि इसमें स्टोइचियोमेट्री चेंज हो गई है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा आयोटा क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, आयोटा कितना है 2.32, सॉल्व करके यहां से अल्फा आ जाएगा 0.66। किस चीज का ग्राफ बनाना है, एक तरफ क्या रखना है अल्फा और एक तरफ रखना है आपको इलेक्ट्रोलाइट। नहीं आयोटा कहाँ है यार, पढ़ तो लो। प्लॉट द ग्राफ ऑफ NaCl KCl मैग्नीशियम सल्फेट K2 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बस आयोटा कहाँ से आ गया। हाँ जी, वैल्यू है 87, 85, 21 एंड 66। तो ठीक है, फिर 20 का गैप ले लेते हैं ऐसे ही समझाने के लिए। 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। मैं परसेंटेज में लेके जा रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो। 87% हो गया, ये 85 हो गया, ये 21 हो गया और ये 66% हो गया। हाँ जी, सबसे कम वैल्यू किसकी है मैग्नीशियम सल्फेट, कितनी है 21, मतलब लगभग इधर हो गया ये। अगला नंबर पोटेशियम सल्फेट, क्या वैल्यू है इसकी 0.66, पॉइंट नहीं हो गया ना, परसेंटेज में ले गया ना मैं ताकि आसान हो जाए ना बात। तो 66 के आसपास है तो यहाँ यहाँ कहीं पे हो गया ये। हाँ जी, और इसके बाद किसका नंबर है KCl, क्या वैल्यू है इसकी 85, इसके ऊपर हो गया इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और फिर आ गया NaCl, वो लगभग इधर ही है वैसे, वो भी ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। सो ये वैल्यू है इसकी, ये ग्राफ है इसका। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जी ये स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको पता है आप ग्रो कर रहे हो इन क्वेश्चनों में, मकसद ग्रोथ है आपकी, मकसद ये नहीं एग्जाम में आते नहीं आते। कम से कम आप कुछ नया सोच पा रहे हो, कुछ ब्रेन नया ट्रिगर कर रहा है दिमाग में। क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं सिखाता भी नहीं हूँ फॉर्मूला, ये मैं इस फॉर्मूले का विरोधी हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट का तहस नहस कर देता है। मैं टेबल बेस्ड चाहता हूँ, मैं आपसे इक्वेशन बेस्ड नॉलेज चाहता हूँ, ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी गलत ना हो। लेकिन एनसीईआरटी कहती है आयोटा और अल्फा में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप है अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि मैं लगाता नहीं, मुझे याद भी नहीं फॉर्मूला, आयोटा -1 n-1। लिखो, बात करते हैं।
एन क्या है? ये देखो, ये दोनों 1:1 के सॉल्ट है। अल्फा क्या हो जाएगा? आयोटा -1। ध्यान से देखो, अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 1 है, अल्फा हो जाएगा आयोटा -1। एक केटाइन एक एनाइन 1:1। एन ये होता है, ये भी 1:1 है। इसलिए देखो इसमें भी अल्फा क्या आया? आयोटा -1। ये भी 1:1 है, एक केटाइन एक एनाइन, सेम आंसर आ रहा है। आयोटा अल्फा इज आयोटा -1। अब ये देखो 2:1 हो गया ये, दिस इज 2:1। सो आयोटा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आयोटा -1 डिवाइड बाय, अब ये 2:1 था, इसका मतलब एन क्या लेना है? एन 3 लेना है। दो केटाइन एक एनाइन, दो केटाइन एक एनाइन, मतलब इसका मतलब इसके अंदर जब हम लोग आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो हम इसमें इसको 2:1 सॉल्ट मानते हैं, इनमें डिवाइड बाय 3 करते हैं, तभी मैंने आपको ये फॉर्मूले चक्रों में डाला, नहीं बकवास चीज है ये। अपने को सिंपल सी इक्वेशन आती है, अपन क्या इन चक्रों में पड़े हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 लेनी पड़ेगी, तब आपका मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। n की वैल्यू यू हैव टू टेक 3, तो फिर आपका अल्फा आ जाएगा आयोटा -1 डिवाइड बाय 2। यहाँ भी आपने यही करा है, देख लो, आप इसको यहाँ ले गए, आयोटा -1 हो गया, फिर डिवाइड बाय 2 हो गया। सो 1:1 में n की वैल्यू 2 ले रहे थे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस, और आसान करते हैं। n क्या है? कितने आयन बनेंगे? 2। n की वैल्यू 2, 2 आयन बनेंगे, n की वैल्यू 2, 2 आयन बनेंगे, n की वैल्यू 2, 3 आयन बनेंगे, n की वैल्यू 3। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन प्रिंटिंग ठीक से आई नहीं है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। आपको जो टेबल दे रखी है उसमें ये तो समझ में आ रहा है, ये एजियोट्रोप की टेबल है। एजियोट्रोप तभी बनेंगे जब दो लिक्विड होंगे। तो पहला लिक्विड कौन है ऊपर? पानी। दूसरा लिक्विड कौन है? इथेनॉल। 95.37% क्या है कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट लिक्विड। उसके बाद जो आपका आ रहा है ये है कंपोजिशन ऑफ ये कंपोजिशन ऑफ सेकेंड लिक्विड एक्चुअली। 95.35 इसके अंदर अल्कोहल होता है और 5% पानी होता है। पानी का नहीं लिखा हुआ, तो एक जो आपको परसेंटेज दे रखी है वो सेकेंड लिक्विड की का कंपोजिशन दे रखा है। उसके बाद 373 केल्विन क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लिक्विड। 351.3 वाले कॉलम में हेडिंग बना लोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लिक्विड, और लास्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप। ये टेबल दे रखी है आपको। पहले दो लिक्विड के नाम आ गए, फिर सेकंड लिक्विड कितना है उसमें परसेंटेज, बिकॉज आपको पता है एजियोट्रोप तभी बन सकते हैं जब इन्हें खास मात्रा में मिक्स किया जाता है। तो कंपोजिशन बता रखा है, सेकंड लिक्विड की परसेंटेज बता रखी है। ये सारी वॉल्यूम परसेंटेज होती है, क्योंकि ये सारे लिक्विड है जो मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद पहला लिक्विड कितने पे बॉईल करता है, दूसरा लिक्विड कितने बॉईल करता है, और आपको पता है एजियोट्रोप की विशेषता होती है जब वो एक खास रेशो में मिक्स किए जाते हैं तो दे बॉयल एट सेम टेम्परेचर, वो मेंशन कर रखा है। करना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा वी इज पॉजिटिव। डेल्टा वी पॉजिटिव होता है अगर डेविएशन पॉजिटिव हो। तो आपको देखना है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है। हाँ जी, पहला आ रहा है पानी और अल्कोहल। यस लिखो, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। सेकंड में अल्कोहल ठीक से मेंशन नहीं कर पाया, वो भी अगेन पानी और अल्कोहल ही है। CH3OH आएगा, C एक्स्ट्रा लग गया उसमें। थर्ड में एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड आ रहा है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। इसका आंसर फोर्थ है। ये क्वेश्चन आप तब कर पाते हो जब आपको सारे एग्जाम्पल याद होते हैं, समझ होती है।
हमेशा देखो पानी और अल्कोहल तो रोल मॉडल केस है पॉजिटिव डेविएशन का, एसीटोन क्लोरोफॉर्म रोल मॉडल केस है नेगेटिव डेविएशन का। इसके अलावा पानी और मिथेनॉल, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। डेविएशन पॉजिटिव हो इसका मतलब होता है राउट लॉ से जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन होती है तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, और ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। अगला आ रहा है विच ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज डेल्टा एच पॉजिटिव, गिव टू एग्जांपल। वो कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और ऐसे दो लिक्विड के एग्जांपल दो। आंसर लिखो, लिखो लिक्विड, लिक्विड मिक्सचर showing positive deviation from route law, liquid mixture showing positive deviation from route law, liquid mixture showing positive deviation from route law, has delta H positive, has delta H positive। दो एग्जाम्पल मांगे हैं, मैंने हमेशा बोला है पॉजिटिव का रोल मॉडल एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड वाटर। तो पहला एग्जाम्पल है C2H5 एंड H2O, दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH3COCH3 एंड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसी के चॉइस में क्वेश्चन है सेकंड पार्ट के, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जब कोई लिक्विड मिक्सचर एजियोट्रोप में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है, बोलो। वो सेम ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देते हैं, तो इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए डिस्टिलेशन भी फेल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी फेल है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी तभी लगा सकते हैं जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 10 से 20 डिग्री का फर्क हो। पर क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही उड़ जाते हैं इसलिए इनको नॉर्मल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाते। वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आंसर बहुत आसान है इसलिए मैं लिखवा देता हूं। लिखो, दे आर सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टेक्निक। ये भी एक टेक्निक होती है, दे आर सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टेक्निक। ये भी एक टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है जो सिर्फ एजियोट्रोप के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं आपको नहीं सिखा रहे, ये बीएससी सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसने बात पूछी है तो जवाब दे रहे हैं। दे आर सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टेक्निक। जैसे नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, ऐसे ही स्टीम डिस्टिलेशन होता है, उसी प्रकार ये डिस्टिलेशन होता है, इसे कहते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। फिर लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एक ग्राफ बनाओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, और रीजन भी दो ग्राफ के ऊपर। आप देखो नीचे आपको टेबल जो दे रखी है उसमें 3 लिक्विड ऐसे हैं जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की कैटेगरी में है। पहला कौन है बोलो, पानी और HCl, दूसरा पानी और नाइट्रिक, तीसरा पानी और परक्लोरिक, HClO4 का नाम होता है परक्लोरिक एसिड। आप देखो पानी बॉयल करता है 373 पे, HCl बॉयल करता है 188 पे। जब दोनों को मिक्स किया जाता है खास मात्रा में, वो लिखिए 20.3, तो फिर ये कितने पे बॉईल करते हैं, 383 पे। दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। पानी बॉईल करता है 373 पे, नाइट्रिक बॉईल करता है 359 पे, मिक्सचर बॉईल करता है 393.5 पे। बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा। पानी बॉईल करता है 373 पे, परक्लोरिक एसिड बॉईल करता है 383 पे, मिक्सचर बॉईल करता है 476 पे। क्वेश्चन में कहा गया है प्लॉट द ग्राफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड गिव द रीजन। रीजन भी मांगा है, अब तक जितने ग्राफ आपने किए थे उसमें कहीं रीजन नहीं मांगा था। कैसे करना है आप यहां देखोगे, बाद में लिखोगे। पहला आ गया पानी, दूसरा आ गया आपका मिक्सचर। हाँ जी, सबसे आप चेक करो, सबसे कम एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 383, उसके बाद 393, उसके बाद 476। तो सबसे पहले आता है पानी और HCl, फिर क्या आता है
पानी और नाइट्रिक, इसी बहाने देखो एग्जाम्पल याद होते हैं, बातचीत होती है, मकसद समझो। इन सब का मकसद क्या है? कई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है इससे। जो डाटा दे रखा है वो है 280, 290 और 400। सो मैं गैप पकड़ लेता हूँ इसके अंदर। हम शुरू कर लेते हैं, चलो 100 से। 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। हाँ जी, पानी और HCl का क्या है? 383, यहीं कहीं ले लेते हैं। पानी और नाइट्रिक ऑलमोस्ट 400 ही टच कर गया, तो यहाँ ले लेते हैं। और फिर HClO4 आ गया, बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा वो। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक लाइक। ये इसका ग्राफ है। मैंने बताया ना, हमारे पास परफेक्ट गैपिंग नहीं होती ना हमारे पास, तो एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन की कोई हिम्मत नहीं है। इस बुक ने क्या किया हुआ है, सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं सपने में अपने आप ही। वी कैन नॉट, आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप गैप देखते हो, गैप बहुत ज्यादा आ रहा है बिटवीन द लास्ट। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है आपको, ये जो एक्सप्लेनेशन भी देनी है इसकी, मतलब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि HClO4 वाले मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है एज़ोट्रोप का, नाइट्रिक वाले का कम क्यों है, HCl वाले का कम और क्यों है। तो आप पहले ग्राफ बना लो, फिर मैं इस चर्चा पे आता हूं, इससे आप और नई चीजें सीखोगे। फिजिकल थोड़ी स्लो चलती है रिवीजन में, क्योंकि न्यूमेरिकल और ग्राफ और ये सब आगे कुछ नहीं है, D&F कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक तो वैसे ही कुछ नहीं है। इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग रिवीजन के लिए बैठे हैं, और मेरे सब क्लासेस कैलकुलेट करी होती हैं। एवरेज आउट 4 to 5 क्लासेस लगनी है, इनमें ज़्यादा लगनी है जो हमारे फिजिकल वाले हैं, आगे काफ़ी कम क्लासेस लगनी है। स्पेशली ऑर्गेनिक में तो टाइम ही नहीं लगता एक्चुअली, ना ऑब्जेक्टिव में ना किसी में। सो आप अपने नॉलेज की तरफ देखो, आप देखो आप क्या नया सीख रहे हो। कहीं कहीं चीज़ें स्पेशली पैराग्राफ टाइप में ऐसी आ रही हैं जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। जैसे अगेन इसने पूछा क्या है, एक प्रकार से वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप HClO4 को पानी में डालते हो तो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों आता है, ये सवाल है। तो आप याद करो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आप तब बनते हो जब दो लिक्विड मिक्सचर को आप मिक्स करते हो, तो मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू इंफा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जब HCl को पानी में डालते हो तो क्लोराइड पानी के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करता है। जब नाइट्रिक एसिड को पानी में डालते हो, क्योंकि देखो सब में कॉमन H+ है, यहां से भी H+ आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, छोड़ दो अनकॉमन चीज को देखो। जब नाइट्रेट को पानी में डालते हो तो ये अट्रैक्शन बनती है, और जब पर क्लोरेट को पानी में डालोगे तो ये अट्रैक्शन बनती है। आपको ये जज करना है कौन ज्यादा अट्रैक्शन बनाएगा। हालांकि अगेन अगर आप ज्यादा सोच सको तो सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है। अगर HClO4 को पानी में डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, इसका मतलब HClO4 पानी के साथ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बना रहा है। HClO4 में भी किसको अट्रैक्शन बनानी है, ClO4- पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन बनाता है, ये पानी के साथ कम अट्रैक्शन बनाता है, ये पानी के साथ और कम अट्रैक्शन। कैन यू टेल मी द रीजन? कोई बच्चा बता सकता है, कोई है? माइका लाल, Cl- पानी के साथ कम अट्रैक्शन क्यों बना रहा है, नाइट्रेट पानी के साथ ज्यादा क्यों बना रहा है, पर क्लोरेट पानी के साथ और ज्यादा अट्रैक्शन क्यों क्यों बना रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ, जो खासकर टॉपर बैठे हैं, क्या क्या अलग दिख रहा है? ClO4- में 4 ऑक्सीजन है, कुछ नहीं दिखता क्या? हर ऑक्सीजन पानी के साथ अट्रैक्शन बना लेगी, हर ऑक्सीजन पानी के साथ अट्रैक्शन बना लेगी, ये देखो, क्योंकि 4 है। हाउ अबाउट क्लोराइड, क्या करोगे?
एक। इसमें कितनी ऑक्सीजन है? 3। ये आंसर है इसका। आंसर लिखो। लिखो ClO4 माइनस आयन, ClO4 माइनस आयन फॉर्म very strong attraction with water. ClO4 minus ion form very strong attraction with water because it has 4 oxygen atoms. Because it has 4 oxygen atoms. लिखो as boiling point is proportional to IMFA. As boiling point is proportional to IMFA, this mixture will have highest boiling point. This mixture will have highest boiling point. बनाओ जी, लिखो जो लिखा है मैंने। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। ऑक्सीजन ज्यादा है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। सो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे 3 है, वहां पे 1 है, तो उसी का इंपैक्ट आ रहा है, इसीलिए इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। टेबल बनी हुई है, टेबल में गैसेस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एनसीईआरटी की टेबल है जी, वैसे ये कुछ ऐसा नया नहीं है, सारी एनसीईआरटी की टेबल है। पहला सवाल सीधा ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है पैराग्राफ टाइप में, लास्ट क्वेश्चन है ये। विच गैस मिक्स्ड विद एयर इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर? बोलो जी। आंसर है हीलियम। अपने रेफरेंस के लिए लिख लो, बिकॉज इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। रीजन लिख लो, बिकॉज इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। डू नॉट कॉज बेंड। It is less soluble in blood. Do not cause bend. वैसे बेंड्स लिखते हैं, BENDS। चॉइस में क्वेश्चन है, हाउ डज KH इंक्रीजेस? ये क्या है? मतलब थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बट ठीक है, इनसे ये एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है जी, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। घबराओ नहीं, ये तुम्हें आता है, तुम डर जाते हो। उसने मेंशन नहीं किया ना किससे बढ़ाना है, तो मैंने दोनों का ही लिख दिया। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है, जो गैस पानी में ज्यादा घुलेगी उसका KH कम होगा, और KH की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, थर्ड पार्ट,
Plot the graph of solubility of helium, nitrogen, hydrogen, oxygen at 293 Kelvin. On the basis of KH, explain the variation. सेकेंड पार्ट रह गया, सॉरी चॉइस में था वो, ये सेकेंड पार्ट आ गया. हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीजेस? आंसर लिखो जी. बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. आपको पता है गैस का पानी में घुलना इज एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर घटाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. मैं ऐसे ही रिवीजन के तौर पे लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन से डायरेक्ट संबंध नहीं है. आप बस ब्रैकेट में लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ दिमाग में आ गया है तो वो लिख लो. लिखो एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. एक्वेटिक लाइफ is more comfortable in cold water because at low temperature more oxygen gas get dissolved in water. Because at low temperature more oxygen gas get dissolved in water. नेक्स्ट आ रहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. 293 का डाटा आपको उठाना है. KH को दिमाग में रख के चलना है और ये कभी भूलना नहीं है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप जो मैं डाटा कह रहा हूं वो बॉक्स में लो. बॉक्स में लो 144, 69, 76, 34. ये आपने बॉक्स में ले लिया क्योंकि ये चार गैसेस का ही मुझे ड्रॉ करना है. 293 केल्विन का डाटा जो मैंने आपको बॉक्स में लेने के लिए बोला है. हम यहां पे रख लेते हैं KH ऑन द बेसिस बोला, तो हम यहां पे सॉल्युबिलिटी रख लेते हैं और यहां पे हम गैस ले लेते हैं. चार गैसेस हैं हमारी. बताओ जी कौन सी गैस सबसे कम घुलेगी? आप लिखो मत, आप वक्त दो अपने आप को, आप जल्दबाजी मत करो, आप डाटा स्टडी करो ना जिसके लिए टेबल दी है. कौन सी गैस पानी में कम घुलेगी? जो चार डाटा आपने बॉक्स में लिया उसको देख के बताओ. सबसे कम घुलेगी हीलियम, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी. फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा घुलेगी. तो हीलियम की वैल्यू कितनी है? 144. सॉरी हीलियम की सॉल्युबिलिटी है तो हमें सॉल्युबिलिटी बतानी थी, तो ठीक है हमने ऐसे ही बस सिंपल ही ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि बुद्धि वाला काम तो इसमें चलना नहीं. तो हमने ये ग्राफ बना दिया. बनाओ जी. दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. और ये हमने सॉल्युबिलिटी कैसे तय करी है? इस सिद्धांत पे करी है कि जिसका KH ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. क्वेश्चन ने भी यही भाव बोला था आपको. क्वेश्चन का भावना भी समझो, वो भी आपसे ये कह रहा था कि KH के बेसिस पे डिसाइड कर ले. क्वेश्चन में ये भी कह रखा है एक्सप्लेन द वेरिएशन एक्चुअली इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें जो एक केस गड़बड़ हो रहा है वो नाइट्रोजन का गड़बड़ हो रहा है. इसको इस डाटा इस वेरिएशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. हमारा सिद्धांत ये चलता है कि जो गैस पानी के साथ अट्रैक्शन ज्यादा बनाती है वो ज्यादा घुलती है. अट्रैक्शन कौन सी बनने वाली है? ये सारी नॉन पोलर गैसेस हैं, तो सभी ने क्या बनाना है? वैंडरवाल. वैंडरवाल डिपेंड अपॉन साइज एंड मास. सबसे ज्यादा भारी कौन है? O2 32.
इसका मतलब क्योंकि O2 का मास ज्यादा है, बोलो जी, O2 का मास ज्यादा है, इसीलिए ये वंडरवॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगी, इसीलिए ये पानी में ज्यादा घुलेगी। सबसे कम मास किसका है? इसका मास लोवेस्ट है, ये वैंडरवॉल कम बनाएगी, ये लेस सॉल्युबल होगी। बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ कि वाई नाइट्रोजन इज लेस सॉल्युबल देन हाइड्रोजन, इसकी कोई वजह नहीं है। उतारो, जो लिख सकते हैं ये तो लिखो। अब एक लाइन लिख लो, द गैस विच फॉर्म स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन विद वाटर इज मोर वाटर सॉल्युबल। द गैस विच फॉर्म स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन विद वाटर is more water soluble. The gas which forms stronger attraction with water is more water soluble. जो पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन बनाती है वो पानी में ज्यादा घुलती है। अब ये सब लिख लो जैसे लिखा है मैंने। नाइट्रोजन क्यों कम घुल रही है और हाइड्रोजन कैसे घुल गई है, कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका। अब जैसे वो फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका जवाब हमारे पास है। आप देखो टेबल में सबसे ज्यादा गैस जो घुली है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, सबसे कम केएच है उसका, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जवाब है हमारे पास। बताओ क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का केएच सबसे कम है, हिंदी बोलो। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब आंखें बंद करके सोचो क्या रीजन होगा इसका, थोड़ा टाइम लगाओ। आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हो, थोड़ा आप जरा दिमाग को आगे पीछे तो घुमाओ, कोई रास्ता निकालो बाहर आने का। फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसा क्या हो रहा है कि वो ज्यादा घुल रही है? अभी आपने क्या लिखा है? जो गैस अट्रैक्शन ज्यादा बनाती है वो ज्यादा घुलती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पोलर है नॉन पोलर है? जो काबिल बचे आप सोचो, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में सोचो। N2O2 H2 हीलियम, इन्हें नॉन पोलर बोला है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में सोचो, पोलर है नॉन पोलर है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बैठी है और हाईली, आपको ये पढ़ाया गया एल्डिहाइड कीटोन्स आर हाईली पोलर। आप जब तक एक साथ सारी नॉलेज यूज करना नहीं सीखोगे, आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर मोर देन ईथर। हमने ये गाजे बाजों के साथ 3-4 जगह पे ऑर्गेनिक में कराया आपको कि ईथर भी पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। एल्डिहाइड भी पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। कीटोन भी पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है, फिर ईथर का होता है। कारण क्या दिया जाता है? डायपोल मूवमेंट। कीटोन की डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, फिर एल्डिहाइड की होती है, फिर ईथर की होती है। एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा पोलर होने के पीछे क्या कारण है? उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं जिनको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे मॉलिक्यूल में पूरा पूरा चार्ज क्रिएट हो जाता है। पार्शियल चार्ज से बढ़ के बात हो गई अभी, ये देखो। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय ऑक्सीजन पे बिताते हैं, इसीलिए पोलैरिटी का मतलब चार्ज होता है, और अगर पोलैरिटी बढ़ेगी सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि पूरे पूरे जो चार्ज होते हैं वो पानी को बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड का आप डाटा देख रहे हो, बहुत ही कम केएच है, उल्टा बहुत ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी है इसकी पानी में, बिकॉज दिस इज द पोलर गैस, हाईली पोलर गैस। खैर यहाँ पे ये खत्म होता है।